Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Medoc Dam and Poison Fault. Important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. Medoc Dam is being developed by China नियर इंडिया तिब्बत बॉर्डर। भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर दूर आप तिब्बत साइड में जब जाएंगे तो वहां पे है मेडोक काउंटी। स्मॉलर टाउन्स आर नोन एज काउंटी। वहीं पे चाइना ने प्लान किया है टू डेवलप अ 60,000 मेगावाट ऑफ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें मैसिव वाटर स्टोरेज नहीं किया जाता। रिवर के वाटर को अ पार्ट ऑफ द रिवर वाटर इज चैनलाइज थ्रू सम स्ट्रीम्स और उस मूविंग रिवर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ज़्यादा हेवी स्ट्रक्चर्स और डैम इन ऑर्डर टू होल्ड वाटर ऐसा बहुत लार्ज स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाता। थोड़े बहुत बराज बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्ट सम पार्ट ऑफ द रिवर वाटर। इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस तरीके का एक मेडोक डैम 60,000 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है चाइना ऑन यारलंग ज़ांगपो विच इज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत रीजन। जैसा कि मैंने आपको कहा मेडोक काउंटी में है एंड इट इज क्लोज टू द ग्रेट यू बेंड इन यारलंग ज़ांगपो। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक स्ट्रॉन्ग बेंड लेती है, उस बेंड से थोड़ा आगे ये डैम डेवलप कर रहा है चाइना। 60,000 मेगावाट का डैम है। वंस इट इज कंप्लीटेड देन इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको चाइना ने अप्रूव किया था दिसंबर 2024 में एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इट्स कॉमर्शियल ऑपरेशन बाय 2033। अभी तक तो टारगेट यही था चाइना के लिए। जोरों शोरों से 2025 में चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी यूनिक तरीके की इंजीनियरिंग लगेगी बिकॉज इट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। मतलब इसमें कोई मैसिव वाटर स्टोरेज नहीं किया जाएगा, बट फिर भी डिस्पाइट दैट इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जनरली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स आर स्मॉलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग दैट चाइना इज प्लानिंग टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अब करंट न्यूज़ ये है कि चाइना के ही जियोलॉजिस्ट ने चाइना की सरकार को वार्न किया है अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मेडोक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दे हैव सेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ओवर एन एक्टिव पाइजेन फॉल्ट विच मे लीड टू सम सेफ्टी कंसर्न्स लेटर ऑन। तो यहाँ पे एक फॉल्ट है इन द अर्थ क्रस्ट। फॉल्ट मतलब होता है क्रैक, और यहाँ का जो फॉल्ट है वो काफ़ी एक्टिव है जिसका नाम है पाइजेन फॉल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट बी सम सेफ्टी कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू मेडोक डैम इन द फ्यूचर। पाइजेन फॉल्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले फॉल्ट के बारे में ही थोड़ा समझ लेते हैं। जो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है बट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, देन विल कम टू पाइजेन फॉल्ट। सी फॉल्ट्स आर डिफाइंड एज ब्रेक और फ्रैक्चर इन अर्थ्स क्रस्ट एंड उस क्रैक के अलोंग जो दो अर्थ मासेस होते हैं वो मूव करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में थोड़ा क्रैक या फ्रैक्चर आ गया और दोनों साइड पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं और इस तरीके का जो जंक्शन होता है उसी को कहा जाता है फॉल्ट। अब ये जो फॉल्ट क्यों बना है और वहाँ पे किस तरीके का फोर्स लग रहा है उसके बेसिस पे फॉल्ट्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे क्रैक के बाद द टू लैंडफॉर्म्स आर इफ डाइवर्जिंग अवे because of tensile force, then it is known as normal fault. If the two landforms are converging into each other, folding into each other, तो इस तरीके के फॉल्ट को कहा जाता है रिवर्स फॉल्ट। एंड इफ द टू लैंडफॉर्म्स आर नाइदर डाइवर्जिंग अवे नॉर कन्वर्जिंग इनटू ईच अदर बट मूविंग पैरेलली टू ईच अदर,
तो इनको कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये जो मेडोंग डैम डेवलप कर रहा है चाइना नियर मेडोंग काउंटी, उसके नीचे पाइजेन फॉल्ट है विच इज वेरी एक्टिव। दिस फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट, जिस कारण से हिमालयन माउंटेन बना है। तो नॉर्मली तो ये दोनों कोलिजन हुआ है, बट कोलिजन के बाद थोड़ा सा रिकॉइलिंग भी हुआ है ऑफ द तिब्बतन लैंडफॉर्म क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन। वो जो रिकॉइलिंग यानी कि मूविंग बैक ऑफ द इंडियन लैंडफॉर्म है इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, दैट हैज क्रिएटेड दिस नॉर्मल फॉल्ट जिसका नाम है पाइजेन फॉल्ट, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर के पास। अब चाइना के जियोलॉजिस्ट ने कंसर्न रेज किया है कि अगर इस डैम को बनाया गया तो फ्यूचर में इस फॉल्ट के कारण रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स इस डैम से एसोसिएटेड रहेगा, और अर्थक्वेक अगर आया तो उससे एसोसिएटेड और भी कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड। वैसे तो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी अगर ये कोलैप्स हुआ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक तो देयर माइट बी फ्लैश फ्लड इन द लोअर राइपेरियन रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मेडोक डैम एंड पाइजेन फॉल्ट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Umang portal lapses. Important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view, especially with respect to topic cyber security. Umang stands for Unified Mobile Application for New Age Governance. उमंग प्लेटफॉर्म की मदद से भारत सरकार और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज हैं उनको अवेल किया जा सकता है एक ही ऐप की मदद से। तो एक तरीके से ये सुपर ऐप है which helps in accessing all different apps या platforms launched by the government at union as well as state level in order to provide digital services। इसको 2017 में लॉन्च किया गया अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसको डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तमाम गवर्नमेंट की सर्विसेज जैसे ईपीएफओ, पैन सर्विसेज, गैस बुकिंग, पासपोर्ट सर्विसेज, आधार सर्विसेज सब उमंग ऐप की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। अब करंट न्यूज ये है कि उमंग ऐप के अंदर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटीज के कारण, थोड़े सिक्योरिटी गैप्स के कारण पर्सनल डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर्स हैव बीन लीक। इवन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी एक्नॉलेज किया है कि यस देयर वेर सम गैप्स, देयर वेर सम वल्नरेबिलिटीज एंड दैट इज व्हाई पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बीन लीक्ड एंड नाउ द मिनिस्ट्री इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब ये जो डिस्कशन है इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है मेंस में, देखिए उमंग ऐप का आप मेंशन कर सकते हैं वेन एवर यू आर डिस्कसिंग ई गवर्नेंस, हाउ इट इज हेल्पिंग इन ease of delivery of services by the government to the beneficiaries। साथ ही साथ the risk associated with e-governance, that is cyber breach threats। तो जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी में आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि there is need of stronger encryption of sensitive data and regular cyber security audits of the digital platforms developed by government under Digital India program। if we have to make e-governance program successful तो प्रॉपर इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स ये दोनों जरूरी है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वांटम एडवांटेज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटम एडवांटेज समझने से पहले हम थोड़ा सा क्लासिकल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लासिकल कंप्यूटर्स, जनरली जो कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दे एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन ऑर्डर टू सेंड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर सेंट इन द बाइनरी फॉर्मेट ऑफ 1 and 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा तो दैट मीन्स
सिग्नल इज 1, इफ इट इज एब्सेंट देन सिग्नल इज 0। तो अब अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आप बटन ए क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो उसका अपना एक कोड है जिसमें सर्टेन सेट ऑफ इम्पल्सेस भेजे जाएंगे इन सीक्वेंस। कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे, फिर कहीं एब्सेंट होगा, फिर जाएंगे। तो पॉइंट इज कि क्लासिकल कंप्यूटर्स हैव देयर ओन वे ऑफ फंक्शनिंग वेयर दे एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन बाइनरी मोड। इस आइदर इम्पल्सेस विल बी देयर और इट वॉन्ट बी देयर, एंड दैट इज हाउ क्लासिकल कंप्यूटर्स डू वर्क। अब क्लासिकल कंप्यूटर्स के इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंडेंसी के कारण, दैट इज आइदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर देयर और दे आर नॉट देयर, इस कारण से क्लासिकल कंप्यूटर्स की जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इट हैपेंस इन सीक्वेंस, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा। साइमल्टेनियस कैलकुलेशंस जनरली डू नॉट हैपन ऑन क्लासिकल कंप्यूटर्स। सीक्वेंशियल वहां पे एनालिसिस एंड कैलकुलेशन होती है। अब हम बात करें अगर क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरीज। देखिए, क्वांटम मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, अगर एकदम लिटरल सेंस में हम बात करें तो पॉइंट ये है कि जब हम लोग जो भी फिजिक्स देखते हैं अपने आसपास में, उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसमें अलग अलग रूल्स अप्लाई होते हैं कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको हम फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगी एंड ऑल। इस तरह के जो रूल्स हैं, ग्रेविटीज का जो फोर्स है, ये सब कुछ हमारे आसपास की चीज़ों पे हम देखते हैं। दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, लार्जर ऑब्जेक्ट्स। बट द मोमेंट वी गो एट सब एटॉमिक लेवल, एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, क्वार्क्स एंड ऑल, वहाँ पे ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। वहाँ पे फिर एक नई दुनिया शुरू हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया। और वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के तमाम लॉ जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वगैरह ये सब अप्लाई नहीं होते। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन शुड लॉजिकली फॉल इनटू the nucleus of any atom and it should collapse. No atom should be stable. बट ऐसा तो होता नहीं है। तो क्वांटम लेवल पे दुनिया, उसके लॉज बिल्कुल अलग है, उनको कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब कि अ पार्टिकल कैन बी इन डिफरेंट स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में वो अलग अलग स्टेट में रह सकता है। जैसे सुपरपोजिशन को बस विजुअलाइज करने के लिए, फील करने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक कॉइन है, अगर उसको आपने टेबल पे रखा है हेड्स अप टेल्स डाउन या टेल्स अप हेड्स डाउन, तो उसको कहा जाएगा कि इट इज इन बाइनरी मोड, या तो हेड है या टेल है। तो जब आपने उसको चुपचाप से टेबल पे रखा है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट टर्निंग द कॉइन लाइक दिस, तो हर एक मोमेंट में एक कॉइन हेड भी थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा टेल भी दिखा रहा है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, and that kind of position is considered or can be seen in order to visualize superposition, where a particle at quantum level is in different state at the same time. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में सुपरपोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स is one of the most fundamental law. Superposition means they are in several state at the same time between 0 and 1. 0 1 या head and tails के बीच में वो हर वक्त it is in the several state at the same time. इस फिनोमेना को कहा गया सुपरपोजिशन। तो पॉइंट ये है कि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया के कुछ कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके, वहाँ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके नई कंप्यूटिंग मेथड्स को जो डेवलप किया गया है, उन्हीं को कहा गया है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स डू यूज quantum properties like superposition and entanglement. They use subatomic particles for applying of quantum physics concepts. Subatomic particles like electrons or protons, they are known as quantum bit या qubits. तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड क्यूबिट्स कैन बी इन सेवरल स्टेज एट द सेम टाइम बिटवीन 0 and 1, and that is why quantum computing can do parallel calculations, and that is why their processing speed is very high. पैरेलल कैलकुलेशन एंड सीक्वेंशियल कैलकुलेशन को फील करने के लिए ये एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि ये गेम आपने जरूर खेला होगा जिसमें अलग अलग
छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसको पॉकेट करना होता है। तो सिक्वेंशियल अप्रोच क्या होगा कि पहले हमने पहला बॉल को पॉकेट किया, फिर दूसरे को पॉकेट किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। एंड पैरेलल अप्रोच क्या होगा कि सारे बॉल्स एक साथ मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉकेट और एक साथ आकर के पॉकेट में वो इंसर्ट हो जाएंगे। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल कैलकुलेशन। सो दैट इज हाउ quantum computers do work. They do parallel calculations. जबकि क्लासिकल कंप्यूटर्स जो हैं, सिंस दे एम्प्लॉय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन बाइनरी मैनर, दे डू सिक्वेंशियल कैलकुलेशंस। तो आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक यू विजुअलाइज। तो बेसिक बातें हैं कि जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सेंड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज वाई दे act in binary manner. Their calculations are sequential. जबकि quantum computers they use qubits, subatomic particles, and these qubits have ability to have superposition, means stay in several stages at the same time. That allows quantum computing to have parallel calculations, and that is why their processing speed is high. And that is the reason why quantum computers are much faster than classical computers. Even the supercomputers आर बेस्ड ऑन क्लासिकल कंप्यूटिंग अप्रोच ओनली। तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए एक मिशन चला रही है भारत सरकार, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार मिशन चला रही है, इसका नाम है नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें 6,003 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साल 2023 से 23-24 में इसको लॉन्च किया गया और 2030-31 तक ये चलेगा नेशनल क्वांटम मिशन। इसमें भारत के अंदर 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल क्वांटम मिशन एम्स टू डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स, इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स विथ 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स डेवलप किए जाएंगे। भारत के अंदर 4 थीमेटिक हब्स भी डेवलप किए जा रहे हैं अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। Some areas will be developed, some scientific research institutions will be focusing on quantum computation, others will be focusing on quantum communication. Basically quantum computing का अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग है, बट क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरीज का एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटेशन अलग अलग एरियाज में भी किया जा सकता है, जैसे क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब मेजरमेंट, एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली भारत के अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को क्वांटम कंप्यूटिंग में सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो उस एरिया में फोकस करे, कुछ को क्वांटम कम्युनिकेशन, कुछ को क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी एंड कुछ को क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। दिस इज ऑफ 4 थीमेटिक हब्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन. The National Quantum Mission is not just focusing on quantum computers but other areas of quantum technologies as well. इसमें इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए जाएंगे विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। अब हम लोग इस वर्ड पे आते हैं जो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है क्वांटम एडवांटेज। क्वांटम एडवांटेज रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन व्हेन अ क्वांटम कंप्यूटर परफॉर्म्स useful real world task in better, cheaper or faster than any classical computer including supercomputers. देखिए, quantum computers have a lot of promise to make कि भविष्य में वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, आसपास के वर्ल्ड में अप्लाई करना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करना, ये अभी भी बहुत कठिन है। वो छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस मिल रहे हैं कि व्हाट क्वांटम कंप्यूटिंग कैन डू बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, बट इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्टिल इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा वेयर क्वांटम कंप्यूटिंग विल चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग विल बी साइडलाइंड। लेकिन आज भी इन मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज क्लासिकल कंप्यूटर्स आर मोर यूजफुल। हम भी आसपास में क्लासिकल कंप्यूटर्स ही इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। लेकिन जहां जहां पे भी क्वांटम कंप्यूटिंग इज शोइंग सम एडवांटेज, जब जब क्वांटम कंप्यूटिंग शोज सम एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन टाइम
या कॉस्ट इन्वॉल्व या प्रोसेसेस, तो हम कहते हैं कि हियर वी हैव विटनेस्ड क्वांटम एडवांटेज. तो quantum advantage is a situation where quantum computers in any mode, in any manner shows superiority over classical computers. फ्यूचर में क्वांटम एडवांटेज इज एक्सपेक्टेड इन ड्रग डिस्कवरी, नई नई दवाइयां डिस्कवर करने में, नए नए तरीके के मटेरियल्स डिजाइन में, फाइनेंस में, वेयर क्वांटम advantage is expected that quantum computers will help in portfolio optimization and risk analysis in much better manner, but these are expectations of future. Logistics में quantum computers are expected to provide us the best delivery route, optimizing supply chain. Artificial intelligence में, cryptography में, encryption of the messages को strong करने में, it is expected that quantum advantage will be witnessed in future. और क्वांटम एडवांटेज के बाद एक्सपेक्टेशन इज कि क्वांटम कंप्यूटर्स विल शो सुप्रीमेसी एज वेल, जिसको कहा जाता है क्वांटम सुप्रीमेसी. क्वांटम सुप्रीमेसी विल बी द स्टेज वेयर क्वांटम कंप्यूटर्स विल सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर क्लासिकल कंप्यूटर्स, इवन सुपर कंप्यूटर्स टू सॉल्व. तो वो स्टेज होगा क्वांटम सुप्रीमेसी का. अभी कैसा है कि क्वांटम एडवांटेज भी ठीक से हमें देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स मिलते हैं, बट फ्यूचर इज प्रॉमिसिंग. ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्वांटम एडवांटेज विल बी सीन इन दीज एरियाज एंड फ्यूचर after maybe 30-40 years we might witness quantum supremacy also, where quantum computers would be much more effective in comparison with any classical computers. अब करंट न्यूज पे आते हैं. India's first active quantum advantage has been witnessed. BITS Pilani scientists collaborating with IBM Quantum has simulated behavior of about 120 qubits of an IBM processor. तो IBM प्रोसेसर के 120 qubits को सिमुलेट करके पहली बार बिट्स पिलानी के साइंटिस्ट ने क्वांटम एडवांटेज को डेमोन्स्ट्रेट किया है. इट इज इंडियाज फर्स्ट वेरीफाइड क्वांटम एडवांटेज. पहली बार क्वांटम एडवांटेज विटनेस हुआ है भारत के अंदर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज. इसकी मदद से हमें समझ आया कि क्वांटम एडवांटेज क्या होता है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है. इस टॉपिक के बेसिस पे देखिए, यूपीएससी ने अभी जो रिसेंटली प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें ये प्रश्न पूछा था नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड, और दूसरा क्वांटम एडवांटेज से रिलेटेड ये मैंने प्रश्न आपको दिया है. और क्वांटम एडवांटेज से रिलेटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है. थोड़े से कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिन बच्चों को मेंस लिखना है आने वाले टाइम में वो पूरा हिंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो बस कीवर्ड्स देखेंगे और कीवर्ड्स के अराउंड अपने आंसर को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. कल से वेदा पोर्टल लाइव हो जाएगा, तो कल से मैं आपको डेली 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा. जिनको मान लीजिए अगले साल मेंस लिखना है वो अभी भी एक ही आंसर लिखेंगे डेली, अगर उनको टाइम मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो. जिनको मेंस लिखना है वो डेली 2 आंसर लिखेंगे और वेदा पोर्टल पे सबमिट करेंगे. Next topic is about UN's first scientific report on AI governance, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. यूनाइटेड नेशन ने पहला साइंटिफिक रिपोर्ट रिलीज किया है ऑन एआई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए. ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है बाय एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल, जिसमें दुनिया के 40 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट्स की एक पैनल बनाई गई. दिस पैनल वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इन 40 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स के पैनल ने रिपोर्ट तैयार किया. एंड नाउ दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड एट द AI Good Global Summit 2026 being held at Geneva. This AI Good Global Summit has been led by ITU, International Telecommunication Union, which is a specialized agency of United Nations, and it is being co-convened by the government of Switzerland. तो बेसिकली जेनेवा में एक सबमिट हुई है, AI सबमिट. उस AI सबमिट में एक AI रिपोर्ट रिलीज किया गया है दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज यूएन्स फर्स्ट साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन AI गवर्नेंस. उसको 40 साइंटिस्ट ने मिलकर के बनाया. उस 40 साइंटिस्ट के पैनल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाया है.
की कंसर्न्स रेज्ड इन द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें की गई हैं? तो डिजिटल डिवाइड की बात की गई है या एआई डिवाइड की बात की गई है ग्लोबल स्केल पे। यूएस एंड चाइना कंट्रोल 90% ऑफ ग्लोबल एआई कंप्यूटिंग पावर एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर बिकमिंग मोर ऑफ कंज्यूमर rather than creators of AI tools। साइबर सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी को भी मेंशन किया गया इस रिपोर्ट में कि many autonomous AI models are rising that are creating massive cyber security vulnerabilities in finance and different areas। जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा था क्लॉड माइथोस। लिंग्विस्टिक बायस, जो एआई टूल्स हैं दे आर बीइंग मोस्टली डेवलप्ड इन सम डोमिनेंट लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, और उसको जब बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन की भी ये फैसिलिटीज देते हैं एआई टूल्स, बट उनको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो बहुत बार मिस ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है, एंड सच मिस ट्रांसलेशन कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग स्पेशली इन सर्टेन फील्ड्स लाइक मेडिकल। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में आपने एआई को अपना हेल्थ रिपोर्ट दिया और उसने उसके बेसिस पे आपको कुछ सजेस्ट किया इंग्लिश में कि द पेशेंट शुड बी ऑन लिक्विड मील। आप इंग्लिश को आप अगर मान लीजिए इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि प्लीज़ कन्वर्ट इट इनटू हिंदी, या हिंदी में इसका अनुवाद करें। हो सकता है वो कई बार ऐसी गलती कर देता है कि कह देगा कि पेशेंट को लीकर दिया जाए। अंग्रेजी में लिक्विड मील, हिंदी में वो ट्रांसलेट कर देगा कि पेशेंट को लीकर दिया जाए। तो सच काइंड ऑफ मिस ट्रांसलेशन स्पेशली इन मेडिकल फील्ड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये हाईलाइट किया यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक थ्रेट्स भी हैं, एआई डीप फेक्स अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के और सबके, या फिर कम्युनल राइट्स वायलेंस के भी एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस इमेजेस बनाए जा रहे हैं। परसुएसिव एल्गोरिथम, इस तरह के एल्गोरिथम जिससे इन लोगों को चैनलाइज किया जा रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट। सो दीज आर थ्रेट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट critical thinking। Child safety is also under threat because of AI generated child sexual abuse material। तो ये सब कुछ की कंसर्न्स रेज किए गए हैं इन द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है, कहता है कि हर देश को अपना खुद का सोवरेन एआई कैपेबिलिटी डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्राइवेट एंटिटीज अपनी एआई मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्राइवेट कंपनियां जो एआई मॉडल डेवलप करती हैं उसके बाद वो कहती हैं कि इसके अंदर तमाम सेफ्टी कंसर्न्स हैं। सरकारों को सेफ्टी कंसर्न्स एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए एज पर द वर्ड्स ऑफ दीज प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट शुड हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट न्यू राइजिंग एआई मॉडल्स हैव प्रॉपर सेफ्टी चेक्स और नॉट। रेगुलर ऑडिट भी होते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू इन्फोर्स ह्यूमन एंड चाइल्ड राइट्स, कि कहीं कोई एआई टूल की मदद से चाइल्ड सेफ्टी या ह्यूमन राइट्स को तो वॉलेट नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट किया कि यूएन बेस्ड प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम एआई फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक डेवलपर्स, मेंबर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक पॉलिटिशियंस एंड ऑल साइंटिस्ट शुड कम कोऑर्डिनेट एंड डेवलप सम ग्लोबल एआई रिलेटेड गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एट यूएन प्लेटफॉर्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आरएलवीटीडी से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत का जो आरएलवी है वो टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है। Falcon 9 has operational reusable first stage and reusable launch vehicles are designed so that all part of the rocket can be covered. All or part of it can be recovered। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। Falcon 9 reusable first stage, New Shepard reusable suborbital launch vehicle है। fully reusable है but it is suborbital not orbital, इसलिए दूसरा गलत है। एंड RLV-TD तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ऑपरेशनल। तो इसमें से कितने करेक्टली मैच्ड है? तो जस्ट वन करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन 1। फार्म मशीनरी बैंक्स, ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स आर एलिजिबल टू एस्टैब्लिश फार्म मशीनरी बैंक, दिस इज रॉन्ग। इवन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन एस्टैब्लिश इट। यहीं से जवाब आ जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है फॉर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे चारों सही करेक्टली मैच्ड हैं। different ecological services provided by ecosystem।
Ecosystem services are a benefit that human derive from natural ecosystem. That is true. Net present value is the forest is reflect only in the commercial value of the timber. This is wrong. Second statement wrong है. The Supreme Court in T.N. Godavarman case directed NPV, net present value of forest should be reflect the economic value of ecosystem services. That is correct. The correct answer will be option B. रोडीज तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे भी अगेन तीनों स्टेटमेंट सही हैं. Standing committee approved in inclusion of pygmy hawk under species recovery program. 91st meeting of standing committee chaired by Union Minister Environment, Forest and Climate Change, and rhino DNA indexing system was approved in this meeting. Parrot borne virus 4. It mainly spreads through mosquitoes. This statement is wrong. बाकी सारे statements सही हैं. That's all from our side for today. Thanks for watching.